Hello, we are here with our next topic, Chapter 5 Water of Class 7th Geography. When you think of water, what images came to your mind? जब हम पानी के बारे में सोचते हैं किस तरह की इमेज हमारे माइंड में आती है? ऑफ कोर्स रिवर्स, कहीं पे वाटरफॉल हो रहा है, कहीं पानी की छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, या फिर जो टैप पे हमारे घर पे पानी आता है। बच्चों को बहुत पसंद होता है पेपर बोट्स को रेन के वाटर में चलाना, और लगभग नून के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम पे वही बॉटल्स, वही पानी गायब हो जाता है। तो ये पानी जाता कहाँ पे है? सन की हीट के कारण से ये इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर की फॉर्म ले लेता है। जैसे जैसे ये वाटर वेपर ठंडे होते हैं, कंडेंस करते हैं, क्या क्लाउड की फॉर्म में आ जाते हैं, और थोड़े टाइम पीरियड के बाद में अगेन ज़मीन पे वापस आ जाते हैं बारिश, बर्फ़ या स्लेट के रूप में। इसी प्रोसेस को कॉन्टीन्यूसली जो चेंज होती रहती है फॉर्म, सर्कुलेट करते हैं कैसे? ओशन से एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से अगेन लैंड पे। तो इस एक फॉर्म को हम वाटर साइकिल के नेम से जानते हैं, जो कि ये आपके इमेज में ऑलरेडी शो किया हुआ है कि किस तरह से पानी सर्कुलेट हो रहा होता है। ऑन अर्थ अगर हम बात करें, अर्थ की तरह ही कैरम जो है, ये साइड में आपको एक एग्जांपल दे रखी है, कैरम की तरह ही हमारी अर्थ है। सेम पानी जो होता है वो कई सेंचुरी से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। और इरिगेशन के लिए अगर हम बात करें, हरियाणा में जो पानी इरिगेशन के लिए यूज़ किया गया, हो सकता है कि वो अमेज़न रिवर के ज़रिए आया हो। अमेज़न रिवर से पानी जो है कंडेंस होके हरियाणा में नदी में आया हो। तो वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं, कई तरह के फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, जैसे रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग या ग्लेशियर्स हैं। ओशन बॉडीज़ यानी समुद्री जो पानी है, या इसमें काफ़ी मात्रा में सॉल्ट पाया जाता है। वाटर काफ़ी सॉल्टी होता है, सेलाइन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब ये साइड में आपको टैरम की एग्जांपल दे रखी है, किस तरह से एक जार जो है उसमें पानी, और साथ में ही नीचे लेयर पे कई तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं। सो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पानी, तो काफ़ी एरिया कवर कर रहा है। लगभग 3/4 पार्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे पानी पाया जा रहा है, यानी लैंड से कहीं ज़्यादा हमारे पास पानी है। लेकिन पीने लायक पानी हमेशा कम। मीन्स हम सेव वाटर सेव लाइफ, ये स्लोगन्स हमेशा सुनते हैं। रीज़न ये है कि पानी हमारे पास बहुत है, लेकिन यूज़ करने लायक यानी पीने लायक पानी हमारे पास बहुत कम है। जैसे ये आपको एक चार्ट के ज़रिए दिखाया गया कि कैसे ऑशंस में 97.3% पानी पाया जा रहा है, यानी उसमें इतनी नमक की मात्रा है कि उसे हम डेली यूज़ ही नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर हमारे पास जो है ऑफ कोर्स वो 2% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट वही है कि हाँ डायरेक्टली हमें नहीं मिल रहा है। सो 100% वाटर में से 2 पॉइंट समथिंग परसेंट ही हमारे यूज़ के लिए है। साइड में अगर देखें, सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स, यानी किस तरह से ग्राम में किसी पानी में कितने ग्राम सेलाइन या नमक पाया जा रहा है। अगर एवरेज सैलिनिटी की बात करें ओशन में, तो ये 35 पार्ट्स होते हैं हर 1000 के बाद में। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दी, डू यू नो में एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट बता रखे हैं कि कैसे डेड सी जो है इजराइल में पाया जा रहा है, उसमें 340 ग्राम पर लीटर सेलाइन यानी सॉल्ट की मात्रा पाई जा रही है। यानी अगर कोई वहाँ पे तैर रहा है, स्विमर्स जो फ्लोट करने का काम कर रहे हैं, वो बड़ी आराम से उसके ऊपर तैर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है काफ़ी ज़्यादा डेंस है, यानी डूबने का खतरा बहुत कम होता है वहाँ पे नमक की मात्रा को लेके। आगे आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताया गया कि किस तरह हमारे पास पीने लायक पानी बहुत कम है। यानी अगर एक बड़ा सा बाउल आप ले रहे हो, उसमें जितना पानी है उसमें से आप सिर्फ 2 चम्मच पानी बाहर निकालोगे ना, तो शायद वो 2 चम्मच पानी ही हमारे यूज़ करने लायक है, बाकी का बाउल जो है वो वही सॉल्टी वाटर से भरा हुआ है। नेक्स्ट, वाटर जो है नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम बात करें, जब हमें प्यास लगती है उस समय में पानी की ही ज़रूरत होती है, तो शायद इसीलिए हम कहते हैं कि इन्हें हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ हमको एक कोलाज दिखाया गया है जो न्यूज़पेपर से निकाला गया था कि किस तरह से पीने लायक पानी काफ़ी कम है, काफ़ी डेंजर में है हमारा वाटर। नेक्स्ट, ओशन सर्कुलेशन, यानी ओशन में सर्कुलेशन कैसे होती है। कुछ ना कुछ मैजिकल होता रहता है। अगर हम मान लो कि नंगे पैर चल रहे हैं किसी समुद्र के किनारे पर, वहाँ पे जो ठंडी सी रेत होगी, गीली सी, कितनी ठंडी ठंडी सी लगती है, पक्षियों की आवाज़, वो नमक की स्मेल, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही फैसिनेटिंग सी होगी। लेकिन ये वाटर जो है पॉन्ड और लेक का, ये ओशन वाटर, ये कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा होता है, ये कभी भी रुकता नहीं है।
इनकी ये जो मूवमेंट्स हैं ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होती है, वेव्स में, टाइड्स में, करंट्स में, हम कई तरह से इनको जानते हैं। और इसी के साथ में अगेन एक अमेजिंग फैक्ट कि हमारे मार्च 22 में हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के रूप में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पानी काफ़ी कम है पीने लायक, तो इसे कंजर्व करके रखने के लिए हम सबको री करने का काम करते हैं इसी तरह से। अगर उन मोमेंट्स में हम वापस आएँ कि किस तरह से हमारा जो वाटर है वो अलग अलग फॉर्म में मूव कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन इज़ वेव्स। पहले अमेजिंग फैक्ट देखते हैं इसका। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, यानी वेव्स तब आती है जब जो हवा है वो ओशन के सरफेस के ऊपर चल रही होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्गर हवा जो हो रही है वो ब्लो कर रही होती है। नेक्स्ट, अब ये वेव्स को ही डीपली पढ़ें तो व्हेन यू आर प्लेइंग, यानी जब आप देखते होगे, ऑफकोर्स आप सब ने देखा होगा टीवी में कि जब समुद्र के आसपास में आप होते हो, बॉल को पानी में फेंकते हो, ऑफकोर्स थोड़ी टाइम बाद वो पानी के साथ में बॉल वापस आ जाती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे वो पानी हमारे साथ खेल रहे हैं। तो इस तरह से पानी की लहरें जब अल्टरनेटिव वे से आगे आ रही है, फिर थोड़े टाइम पीरियड बाद पीछे जा रही है, तो ये होती हैं वेव्स। अगर हम एक स्टॉर्म टाइम पीरियड की बात करें, विंड्स ब्लो कर रही है काफ़ी हाई स्पीड में, काफ़ी वेव्स चल रही होती हैं, कई तरह के डिस्ट्रक्शंस आते हैं, लाइक अर्थक्वेक आ रहा है, कोई वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो रही है, तो इन सब का इम्पैक्ट वाटर पे देखने को मिलता है। और हम कई बार कहते हैं ना कि मतलब काफ़ी टाइड्स इतनी हैवी हो गई कि सुनामी आ गई है, तो ये सुनामी काफ़ी हाई हो सकती है, 15 मीटर तक हाई हो सकती है, लार्जेस्ट हो सकती है 150 मीटर तक ये हाई हो सकती है। अब ये वेव्स जो हैं काफ़ी स्पीड में ट्रैवल कर रही होती है, मे बी जब से हम कहते हैं कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही इन लहरों की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ये 700 किलोमीटर पर आवर मूव करती है। सुनामी जो है 2004 में आई थी, काफ़ी डैमेज किया था, नो डाउट उस टाइम पे हम सब ने ही न्यूज़ चैनल्स में ये देखा होगा। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, ऑलमोस्ट बिल्कुल मर्ज हो चुका था इसी सुनामी के कारण से। अब ये सुनामी वर्ड क्या है? सुनामी जो है ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। अब ये हार्बर जो है यानी डिस्ट्रॉय कर देती है हर चीज़ को, इसीलिए इसे हार्बर वेव या सुनामी के नेम से जानते हैं। अब यही एक सुनामी की एक एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे कि किस तरह से सुनामी या हार्बर वेव जो है ये इंडियन ओशन में स्ट्रक की थी 26 दिसंबर 2004 में। वेव का रिजल्ट ये हुआ कि अर्थक्वेक आ रही थी, एपी सेंटर वेव जो था वो वेस्टर्न बाउंड्री सुमत्रा में था। मैग्नीट्यूड ज़रिए देखा गया कि किस तरह से अर्थक्वेक जो है वो 9.0 रिक्टर स्केल में नापा गया था उसका प्रेशर, और इंडिया की प्लेट्स पे या बर्मा प्लेट पे इसका इम्पैक्ट देखा गया। सडन मूवमेंट होने के कारण से सी फ्लोर में ये अर्थक्वेक का इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा। ओशन फ्लोर जो था वो डिस्प्लेस हो रहा था 10 to 20 मीटर के आसपास। टिल्ट होके ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगा, और इस कारण से ओशन में वाटर फ्लो जो था काफ़ी गैप के साथ में क्रिएट हुआ और डिस्प्लेसमेंट होनी शुरू हो गई। ये विड्रॉ हुआ कोस्ट लाइन से लैंड मासेस की तरफ, साउथ से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, और कई तरह से जो ये थ्रस्टिंग थी इंडियन प्लेट्स की और बर्मा प्लेट की, ये नीचे की तरफ देखने को मिली। वाटर मास जो था रश किया किस तरफ? कोस्ट लाइन की तरफ, और इस तरह से सुनामी जो थी काफ़ी स्पीड में ट्रैवल की, लगभग 800 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग। और अगर हम इसे कंपेयर करें स्पीड को, तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट या कंप्लीटली ये सबको वॉश अवे कर चुकी थी। इसी तरह से इसके आगे बताया गया कि किस तरह से इंडियन इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार का किस तरह से सबमर्ज हो गया था। इस पे इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिला था। 2004 में आई हुई सुनामी बहुत तरह से डैमेज करने की उसकी हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइड्स के बारे में। राइथमिक राइज अगर बताएं कि एक रिदम में राइज कर रही है फिर फॉल कर रही है ओशन वाटर ट्वाइस, यानी पर डे ये 2 बार देखने को मिलती है। एक हाई टाइड हम कह सकते हैं कि काफ़ी हाई टाइड होती है, काफ़ी वाटर कवर कर रहे होते हैं, शोर्स किनारों की तरफ ये देखने को मिलती है हाईएस्ट लेवल पे। और लो टाइड्स जो होती है वाटरफॉल इसमें लो लेवल पे होता है और ये साइड कर रही होती है, यानी वापसी आ रही होती है शोर्स से। अब इस तरह से ये जो ग्रेविटेशनल पुल हैं ये कैसे एग्जर्ट करते हैं? सन और मून के कारण से ये एग्जर्ट कर रहा होता है। अर्थ के सरफेस पे इन टाइड्स का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें वाटर जो है अर्थ पे काफ़ी क्लोज, यानी मून जब आता है
वो क्लोजेस्ट फॉर्म के कारण इसे पुल कर रहा होता है, और इसी का इन्फ्लुएंस मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ये हाई टाइड आती है। अगर हम बात करें जिस दिन फुल मून या न्यू मून डेज होते हैं, उस टाइम पे सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं, और इस कारण से टाइड्स जो है वो हाईएस्ट फॉर्म हो रही होती है। और उसी तरह से टाइड्स, हम उन टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स के रूप में जानते हैं। पर जब ये टाइड्स जो हैं एक ही लाइन में नहीं होती या लास्ट क्वार्टर्स पे होती है, तो उस टाइम में ओशन वाटर जो होते हैं डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है, या ग्रेविटी जो होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रही होती है, तो उस टाइम पे लो टाइड्स आ रही होती हैं। तो इस तरह से इन टाइड्स को हम नीप टाइड्स के रूप में भी मानते हैं। हाई टाइड्स जो होती हैं नेविगेशन में काफ़ी काम आती हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं, यानी डायरेक्शंस देखने के लिए। वाटर लेवल जो होते हैं काफ़ी रेज अप हो चुका होता है, शिप्स ईजिली अराइव कर जाती हैं। हाई टाइड्स में कई तरह से और भी हेल्प होती है, यानी फ़िशिंग के टाइम पे फिशरमैन जो होते हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। बहुत सारी फ़िश जो हैं उस टाइम पे हाई टाइड्स के कारण से किनारों की तरफ आ जाती है, तो ऑफकोर्स मछुआरे जो होते हैं ईजिली उनको कैच कर लेते हैं। तो ये राइज एंड फॉल जो होता है वाटर का, टाइड्स, ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के काम भी आती है। नेक्स्ट है ओशन करंट्स। अब ये ओशन करंट्स क्या हैं? ओशन करंट्स अगेन वाटर फ्लोइंग ही होती है कॉन्स्टेंटली, जब ये एक ही डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। ओशन करंट्स वार्म एंड कोल्ड दोनों हो सकते हैं। जनरली हम बात करते हैं अगर वार्म करंट्स की, तो ये ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ? इक्वेटर के आसपास, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में कि इक्वेटर पे सन की हीट सीधा पड़ रही होती है, सन की लाइट सीधा पड़ रही होती है, और ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये करंट्स कोल्ड में कन्वर्ट होते हैं। तो कोल्ड करंट्स जो होती हैं पोलर साइड्स पे या हायर लैटिट्यूड्स पे, ट्रॉपिकल रीजन्स में या लोअर लैटिट्यूड में ही पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लब्रोदर ओशन करंट, ये काफ़ी कोल्ड करंट में काउंट होते हैं, स्पेशली गल्फ ऑफ स्ट्रीम या जो है वो वार्म करंट में। यानी अगर आपसे एग्जांपल पूछी जा रही है कोल्ड करंट एंड वार्म करंट की, तो यही दो लाइन्स इसकी एग्जांपल है। ओशन करंट्स जो हैं इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, यानी टेम्परेचर की कंडीशंस जो है वो इन करंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। वार्म करंट्स वार्म टेम्परेचर लैंड के सरफेस पे बना रहा होते हैं, तो कोल्ड करंट कोल्ड टेम्परेचर बना रहा होता है। और अगेन ये करंट्स एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करने का काम करती हैं। क्यों? जैसे कि यहाँ पे बता रखे हैं कि अगर हम बात करें जापान और ईस्टर्न कोस्ट या नॉर्थ अमेरिका, इन्हीं की एग्जांपल है। एरिया ऐसे होते हैं जो काफ़ी वार्म होते हैं, कोल्ड करंट्स और वार्म अगर मिक्स हो रही है तो ऑफकोर्स वहाँ पे फॉग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, और वहाँ पे फिर नेविगेशन मुश्किल हो जाती है उन फॉग्स के कारण से। इसी तरह से ये चैप्टर हमारा एंड हो रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय।